हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकृति एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन हार्ट अप स्टडी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी और आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स से फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आई हूँ और ये चैप्टर बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड ही है। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड, द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफी प्राउडली हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, रेडी हो आप लोग? चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, आप कोई भी गेम को इमेजिन कर सकते हो। इंडोर हो गए, आउटडोर हो गए, किसी भी गेम को, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, चेस, कैरम बोर्ड, आप किसी भी गेम को इमेजिन कर सकते हो। आप जब किसी भी गेम को इमेजिन करते हो तो आप क्या देखते हो कि हर गेम के अपने अलग रूल्स है, अपने अलग रेगुलेशंस है। तभी हर गेम क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। अगर मान लो क्रिकेट के गेम में और फुटबॉल के गेम में, दोनों के गेम में एक जैसे रूल हो गए, तो आप बताओ क्या अगर एक जैसे रूल होंगे तो क्या ये दोनों गेम डिफरेंट होंगे? क्या दोनों को खेलने का ऐसा नहीं होगा कि दोनों गेम एक तरीके से ही लगेंगे? आप फुटबॉल में भी जा रहे हो तो 6 लगा के आ रहे हो, 4 लगा के आ रहे हो, और क्रिकेट में भी आ रहे हो तो 4 और 6 लगा रहे हो, है ना? तो जनरली होता क्या है कि हर गेम एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनके रूल्स और रेगुलेशंस अलग है ना? जब आप टीवी पर क्रिकेट खेलते देखते हो तो क्या देखते हो? आउट होने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर किसी प्लेयर ने चौका लगा दिया तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, छक्का लगा दिया तो उसके कुछ रूल्स होते हैं ना। तो हर गेम के कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है। वैसे ही सोसाइटी में भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, जो कि काफी जरूरी होता है लोगों को फॉलो करना, गवर्नमेंट को फॉलो करना। क्योंकि अगर रूल्स नहीं होंगे तो जिसको जो मर्जी आएगी वो करेंगे, है ना? आप आए दिन देखोगे कि सोसाइटी में अगर कोई किसी तरीके का रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, तो लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इधर कुछ भी वायलेंस हो रहा है, मतलब बहुत ही डिवास्टेशन कंडीशन रहता है ना? तो इसके बेसिस पर क्या बनाया गया? एक रूल्स और रेगुलेशन से भरा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारे देश के अंदर। तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, और उसके बाद हम बढ़ेंगे व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बता दो, तो आपको क्या कहना है कि दिस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स वेयर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेंशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जहां पर पूरे देश के रूल्स और रेगुलेशन मेंशन है। क्लियर है? बहुत सिंपल लैंग्वेज। अब 1934 द कम्युनिस्ट पार्टी लीडर एम.एन. रॉय पुट फोर्थ the idea of constituent assembly, and this was taken up by the INC and British government accepted it in 1940. तो 1934 में जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे एम.एन. रॉय, उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। लोगों के बीच में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो वर्ड था सामने आता है, और इस वर्ड को सबसे पहले उन्होंने सामने लाया एम.एन. रॉय ने। ठीक है, और इसी चीज को कि हाँ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने चाहिए, इस चीज को आगे आईएनसी लेकर के जाती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस आइडिया को 1940 में एक्सेप्ट करती है। ठीक है, देखो देश आजाद होने के पोजीशन पे था, क्योंकि 1947 में देश इंडिपेंडेंस हुआ, फ्रीडम मिला इसे ब्रिटिशर्स से। लेकिन अब जो 1947 में देश आजाद हो रही है पूरी तरीके से, तो देश को चलाने के लिए भी कुछ फंडास होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि अगर बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन का देश चलाया जाए तो जो गवर्नमेंट होगी वो फिर से एक्स्ट्रा पावर एक्सरसाइज करेगी। लोगों को हो सकता है जिस तरीके से ब्रिटिशर्स प्रताड़ित कर रहे थे, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स डेमोलाइज कर रहे थे नॉर्मल सिटीजन को, हो सकता था कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट भी करती, या हो सकता था कि किसी और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा फिर से देश गुलाम हो जाता। तो इन सब से बचने के लिए हमारे देश को क्या चाहिए था? फ्रीडम होने के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, ताकि जो हमारा देश है, हमारा जो देश भारत था, वो इंडिपेंडेंस के
साथ साथ मतलब जिस तरीके से वो इंडिपेंडेंस फ्रीडम एंजॉय कर रहा था उसी तरीके से उसके पास कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए थे जो कि देश की गवर्नमेंट और देश के लोग दोनों ही इक्वल तरीके से एंजॉय करें। ठीक है, वो रूल्स वो रेगुलेशन के अंदर रह करके वो अपने कोई भी काम को करे। गवर्नमेंट के लिए एक पर्टिकुलर रूल, सिटीजन के लिए कुछ अपने रूल्स। ठीक है, तो ये जो बेसिकली एम.एन. रॉय थे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, इन्होंने 1934 में ही ये आइडिया दिया था कि हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था ये पुट फॉरवर्ड लेकर के कौन जाती, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1940 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इसे क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। आई होप आपको ये बैकग्राउंड क्लियर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पिक्चर में आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कहां से आया, एम.एन. रॉय के द्वारा। कब इन्होंने ये आइडिया दिया, 1934। और 1947 15 अगस्त 1947 में इंडिया को क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है तो हमारे देश में क्या चीज की जरूरत होती, एक रूल्स, एक नहीं काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत होती है गवर्नमेंट को भी, ताकि वो जो भी गवर्नमेंट पावर में आए वो अपने पावर का मिसयूज ना करे। जो भी लॉज बनाए, जो भी रेगुलेशंस बनाए वो एक पावर के लिमिट में रह करके बनाए। करेक्ट, तो इस चीज के लिए अब हमें क्या चाहिए था, एक सुंदर सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। ठीक है, तो इस 29 अगस्त 1947 डेट बहुत जरूरी है याद रखना स्टूडेंट्स। 15 अगस्त 1947 जिस तरीके से आपको अपने इंडिपेंडेंस डे का डेट याद रहता है, ठीक उसी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनकर तैयार होती है। ठीक है, और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बी.आर. अम्बेडकर हमारे चेयरमैन थे वो अकेले ही इस ड्राफ्टिंग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किए। इसके अंदर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने लोग थे, तो 7 मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। 7 मेंबर्स थे टोटल। ठीक है, 7 मेंबर्स थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। आप पिक्चर बोर्ड पर देख पा रहे हो, एक बार देख लो उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। इनके नाम हैं, इनके फेसेस आप एक बार मेमोराइज करो। ठीक है, तो ये 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। और बेसिकली इस ड्राफ्टिंग कमेटी का पर्पस क्या था, तो बहुत ही सिंपल सा पर्पस था, टू प्रिपेयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देश को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देने का इनका पर्पस था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, अब जब ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही है तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। इन शॉर्ट स्टूडेंट, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। करेक्ट, ठीक उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है ताकि इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे लोग वो क्या कर सकते हैं, इजिली बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वाले जो थे वो कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थे जिसके अंदर 7 लोग थे। ठीक है, और उनमें से एक चेयरमैन थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर। और आप लिस्ट ऑलरेडी देख चुके हैं वो 7 मेंबर कौन थे। ठीक स्टूडेंट्स, यहां मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी ये अकेले ही सिर्फ अपने माइंड के बेसिस पर ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना करके तैयार किए हैं और खुद से बना करके वो जानते थे कि हाँ 100 साल के बाद, 200 साल के बाद या 500 साल के बाद हमारे देश में ऐसा ऐसा चेंजेस आएगा और इसके बेसिस पर लोग जो होंगे एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ उसी पर फॉलो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो बेसिकली ये जो हमारे 7 मेंबर्स थे, ये 7 मेंबर्स देश के 22 से 24 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, और उस 22 to 24 कंट्रीज से जो भी उस कंट्री का मेरिट उनको लगा कि हाँ ये कंट्री का जो अच्छा वाला पार्ट है, लाइक कि सिटीजन के लिए उनका क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, वो अगर कहीं से अच्छा लग रहा तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा देश और भी ज्यादा डेवलप करेगा, लोग अपने देश के प्रति और जागरूक होंगे, उनमें और भी ज्यादा देशभक्ति जागेगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीज था, लाइक फंडामेंटल राइट्स का हो गया या फिर सेक्युलरिज्म का हो गया,
तो ये सारे जो पॉइंट्स निकल करके आए, ये एक्चुअली कहां से निकल के आए? 22 to 24 कंट्रीज से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में से और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि ड्राफ्टिंग कमिटी 29 अगस्त 1947 को स्टेब्लिश होती है। इसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं और इनके जो चेयरमैन होते हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं। ये जो कमिटी होती है, ड्राफ्टिंग कमिटी, ये ऑलमोस्ट 22 to 24 कंट्रीज से आइडियाज लेती है। उनके जो कंट्री के जो भी पार्ट्स, जो भी उनको लगता है कि ये आर्टिकल्स अच्छे हैं, ये पार्ट्स अच्छे हैं इस कंट्री के अंदर, ये शेड्यूल अच्छे हैं, तो ऑलमोस्ट हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया कि वो 22 to 24 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू करते हैं, काफी अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ करके उसमें से कुछ आइडियाज लेते हैं कि उनके कंट्री के लिए क्या सूटेबल रहेंगे, और फिर उस आइडियाज को लेने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह मिलती है। लेकिन जगह इतनी इजी वे में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, देखो आप। सो ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, दे पब्लिश्ड देयर फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 21 Feb 1948। देखो 1947 में इसकी स्टेब्लिशमेंट होती है, 1948 21 Feb को ये अपने फर्स्ट ड्राफ्ट के साथ पार्लियामेंट में हाजिर होती है। ठीक है, पार्लियामेंट के सामने आती है 21 Feb 1948 में, और ये अपने ड्राफ्ट में जितने भी फर्स्ट टाइम जो कुछ भी मेंशन किए रहते हैं वो सब कुछ पार्लियामेंट में जाकर के वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस वो रीड करती है। ठीक है, दैट मीन्स वो जो ड्राफ्ट होते हैं वो कॉमन पीपल के बीच में भी आते हैं, दैट मीन्स सिटीजन के बीच में भी आते हैं, और जब सिटीजन के बीच में आते हैं तो वो ऑलमोस्ट 8 महीने तक लोग उस पर अपने फीडबैक देते हैं। ठीक है, उस सिटीजन जो होते हैं वो उसे स्क्रूटनाइज करते हैं ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 8 मंथ, एंड फर्दर अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड बाय सिटीजन। और लोग जो होते हैं ना, देश के लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वो उस पर और भी फर्दर अमेंडमेंट्स के लिए सजेशन देते हैं, और आफ्टर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम पब्लिक नेसेसरी अमेंडमेंट्स वर मेड एंड ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। सारे फीडबैक को ये कमेटी इकट्ठा करती है, मतलब सारे फीडबैक को लेती है और उसमें फिर फर्दर अमेंडमेंट्स करती है। अमेंडमेंट्स मतलब कि जो भी सेंटेंस लिखा गया है, अगर उसमें कुछ और चेंजेस चाहिए, ठीक है, अगर मान लो कुछ रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए और उसमें अगर और चेंजेस चाहिए तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं। तो जिस तरीके से पब्लिक के फीडबैक मिल रहे थे, ठीक है, उस फीडबैक के बेसिस पर ये कमेटी क्या करती है, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है, और फर्दर अमेंडमेंट्स करती है, और लोगों के बीच में फिर से ड्राफ्ट आता है किस डेट को, अक्टूबर 1948 में। दैट मीन्स 21 Feb 1948 में हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट आता है, और उसके बाद अक्टूबर 1948 में आता है। तो ऑलमोस्ट इसके 11 सेशंस होते हैं। ठीक है, ये जो कमिटी है, जितने भी ड्राफ्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी थी, ये 1 बार 2 बार 3 बार नहीं होते स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट इन्हें 11 सेशंस लगते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल करने में। ठीक है, तो इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल करने में टाइम लगते हैं वो यहां मेंशन है। इट टुक 2 year 11 month and 18 days to frame the full constitution of India। आप समझ सकते हो उनके कितने हार्डवर्क गए होंगे। अगर 11 सेशंस में, पार्लियामेंट के 11 सेशंस में वो अपने ड्राफ्ट प्रेजेंट किए जा रहे हैं और उसमें मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, दैट मीन्स उसमें अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं और वापस से फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना मतलब रियली अप्रिशिएटेड वर्क होगा नहीं उन मेंबर्स के लिए। तो उनको एक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल लगते हैं, 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। ठीक है, इट्स नॉट एन इजी वर्क एट ऑल। इन्हें काफी टाइम लगता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से रेडी करने में। और हमारा जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों ही लैंग्वेज में लिखे गए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और जो 7 मेंबर्स हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स पर, उन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने सिग्नेचर दिए हैं इंडिविजुअल। मतलब ये 7 मेंबर्स जो है ना ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर हिंदी वाले वर्जन में भी और इंग्लिश वाले वर्जन पे भी अपने सिग्नेचर दिए, फाइनल सिग्नेचर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन पर।
ठीक है। और जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट्स है, आई मीन जो हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हैंडमेड है, ठीक है। और उसे जो लिखा गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने लिखा है उनका नाम है, जो कैलीग्राफर है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाए हैं वो है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। और ये दोनों ही आर्टिस्ट कहाँ से हैं, शांति निकेतन से हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में सजाने का चीज क्या है, तो भाई वो जो पूरे बॉर्डर्स वगैरह आप देखते हो ना अपने बुक में कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जो आपको प्रिंट आउट या जो इमेजेस देखने को मिलता है, तो वो सारे चीज को इन्होंने अपने हाथों से सजाया है, ठीक है। और फिर हमें तो प्रिंट के फॉर्म में मिलता है, बट एक्चुअली जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हैंड रिटन है, ठीक है। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी नॉट रिटन, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से हैंड रिटन है। उस पर जितने भी डिजाइन है बॉर्डर्स के या जो कुछ भी उसे सजाया गया है वो हमारे देश के जो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, जो कैलीग्राफर्स थे, वो उसे सजाए हैं और लिखे हैं, ठीक है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंटा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या एलिफेंटा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक काफी डिटेल डॉक्यूमेंट है। क्यों डिटेल है, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल इसलिए कहा गया क्योंकि जब हम और भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहां बहुत ही कम आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे कि आप देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 128 आर्टिकल्स है, और वही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 1950 में, तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। वही आज के समय में अगर आप देखो तो 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स, मतलब जो 22 पार्ट्स थे अब 25 पार्ट्स हो गए। 395 आर्टिकल आज के समय में 448 आर्टिकल्स है, और ये 8 शेड्यूल आज के समय में 12 शेड्यूल है। तो स्टूडेंट्स कैन यू सी, ये जो आर्टिकल्स है, पार्ट्स है, शेड्यूल है, जब बने थे तब भी बहुत ज्यादा थे और कंट्रीज के कंपैरिजन में, और आज के समय पे भी ये सारे कंट्री से ज्यादा आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल हैंडल कर रही है। तो हम यहाँ से ये समझ पा रहे कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम प्राउडली कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो 395 आर्टिकल्स थे आज के समय में 448 आर्टिकल्स कैसे हैं। सो जस्ट फॉर द शेक ऑफ योर नॉलेज स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो आर्टिकल्स है 395 आर्टिकल और आज के समय में 448 आर्टिकल्स है, ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं कि अगर मुझे मन करेगा कि ये आर्टिकल्स को हटा दो और इसके जगह पे 2-3 आर्टिकल्स और ऐड ऑन कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सारे आर्टिकल्स को अगर जिस तरीके से आप देख रहे हो आर्टिकल्स में इंक्रीमेंट, पार्ट्स में इंक्रीमेंट, शेड्यूल में इंक्रीमेंट, तो बेसिकली ये सारे आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल पार्लियामेंट से हो करके गुजरे होंगे, ठीक है। ये जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी शेड्यूल है या जितने भी आर्टिकल्स है, ये पार्लियामेंट से होकर गुजरे होंगे, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं दोनों हाउसेस के सहमति से होते हैं। मतलब लोकसभा भी उस पर अपने असेंट दे, राज्यसभा भी अपने असेंट दे, और जो फाइनल असेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। तो जिसके बेसिस पर आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेश्चन स्टूडेंट। मुझे अच्छा लगता है अगर आप जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी वाले चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उस पर शॉर्ट्स वीडियो भी लाने की। तो अगर आपको भी किसी तरीके का डाउट हो, प्लीज राइट योर डाउट ऑन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। और इसी के साथ हम बढ़ते आगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी देश को, किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। तो आज के समय में ज्यादातर देशों के पास क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑलमोस्ट सारे डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ये जरूरी नहीं है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश भी क्या हो, डेमोक्रेटिक हो। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है, एक नहीं 3 पॉइंट, कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट है, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एज अ सिटीजन हम अपने कंट्री को, अपने देश को कैसा चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, कैसे देश में रहना चाहते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ये आपको अपने आंसर्स में भी लिखने होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको लिखना होगा, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ठीक है। पॉइंट क्लियर है आपको, क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है कि एज अ सिटीजन हम अपने कंट्री को कैसा चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, कैसा देश में रहना चाहते हैं। ठीक है। अगर इस चीज को मैं और क्लियरली आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं। आप जब किसी भी गल्फ कंट्री को देखते हो, ठीक है, न्यूज में अक्सर आप देखते होंगे या इंटरनेट पे जब आप एक्सप्लोर करते होंगे तो आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, है ना। तो जब आप मान लो सऊदी का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, सऊदी ले ले, पाकिस्तान ले ले, अफगानिस्तान ले ले, इन सारे देशों में क्या है, जो विमेन है उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होती है ना। काफी डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता है। मेन के कंपैरिजन में उनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप सऊदी का एग्जाम्पल लेते हो, यूएई का, तो आज के समय में भी, मतलब आज के समय में तो नहीं बोल सकते, बट 2011 तक सऊदी में विमेन को वोटिंग राइट नहीं थी। मतलब 2011 से पहले तक विमेन को वोटिंग राइट नहीं थी, बट 2011 के बाद वहां विमेन को वोटिंग राइट मिली। वही चीज अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करते हो, इंडिया से कंपेयर करते हो, तो आप क्या देखोगे कि विमेन को वोटिंग राइट 1947 से ही मिल गई। जैसे ही देश आजाद हुआ, विमेन को भी इक्वल वोटिंग राइट मिली। जिस तरीके से मेन कर रहे थे उसी तरीके से विमेन भी वोट कर रही थी, है ना। इन शॉर्ट, इस चीज का क्या मतलब है कि हमारे देश में क्या है, इक्वालिटी है। किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें फेस नहीं करना पड़ा, है ना। इस मामले में राइट टू वोट हमें मिला, राइट टू इक्वालिटी मिला। मतलब जो राइट मेन के पास है वही राइट विमेन के पास है। राइट टू एजुकेशन मिल रहा है कि जो एजुकेशन का एक्सेस मेन कर सकते हैं वही एजुकेशन का एक्सेस विमेन भी कर सकती है ना। तो इंडिया में हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले वो बाय बर्थ मिल रहे हैं। बाय बर्थ कैसे मिल रहे? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें मेंशन है। ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे देश के लोग हमारे देश को कैसा चाहते हैं वो कहाँ लिखा होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। ठीक है, कि हम अपने देश में कैसे रहना चाहते हैं। ऑब्वियस सा बात है ना कि अगर हम फ्रीडम के साथ रहना चाह रहे हैं तो ये फ्रीडम हमें कौन देगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देगा, है ना। तो हम अपने देश में एक्सक्यूज मी, हम अपने देश में कैसे रहना चाहते हैं, किस तरीके के राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, ये सब कुछ कहाँ मेंशन है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो अभी आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। और इसमें एक और जो और करके आप लिख सकते हो, और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। ये पॉइंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि हमारा सोसाइटी कैसा दिखेगा, उसका फंडामेंटल नेचर कैसा होगा। तो जब आप बात कर रहे हो राइट टू वोट का या फिर राइट टू इक्वालिटी का, तो दैट मीन्स क्या है? आप चाहते हो कि सोसाइटी में आपको इक्वल स्टेटस मिले, मेन और विमेन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, है ना। तो आप एज अ सिटीजन क्या चाहते हो? कि आप इक्वालिटी एंजॉय करो सोसाइटी में, इन शॉर्ट कंट्री में, है ना। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम एक बहुत ही दमदार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, और एग्जाम्पल है नेपाल की। नेपाल आप सभी को पता है कौन से पार्ट में है?
इंडिया के नदर्न डायरेक्शन में, इंडिया के नॉर्थ साइड में जो इंडिया बॉर्डर शेयर करती है वो नेपाल के साथ करती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो नेपाल में पहले जो सिस्टम फॉलो होती थी 2006 से पहले, नॉट 1990 बट 2006 से पहले जो सिस्टम फॉलो होती थी उस सिस्टम को कहते थे मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पर में राजा का शासन हो, ठीक है, वहां रूल करने वाला कोई गवर्नमेंट नहीं होता, बल्कि वहां रूल कौन करता है? राजा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नेपाल में 2006 से पहले तक फॉलो होती थी। तो वहां के लोगों को राजा का शासन करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ठीक है। तो लोग जब वहां के राजा के शासन करने के तरीके से खुश नहीं थे, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू किया? अपनी आवाज उठानी शुरू की, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लोगों ने राजा के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की कि भाई अब हमें अपने देश के अंदर ये राजा वाला सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सालों तक लोगों ने राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके बाद 2006 से नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोग अपने लीडर्स को खुद चुनेंगे। दैट मीन्स लोग अपने गवर्नमेंट को खुद चुन करके गवर्नमेंट बनाएंगे, जिससे वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट शासन करे उनके देश पर, वो उनके लिए रूल्स बनाए, उनके लिए रेगुलेशंस बनाए और लोग उन्हीं के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है और वो फंडा है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके, तो जब नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई तो लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। और वो डिमांड अब किस चीज का कर रहे कि भाई अभी तक मोनार्कियल सिस्टम फॉलो होती थी, ठीक है। 2006 से पहले तक मोनार्कियल सिस्टम फॉलो होती थी और जब मोनार्कियल सिस्टम फॉलो होती थी तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके आइडल्स, उनके प्रिंसिपल भी किस पे बेस्ड थे? मोनार्कियल सिस्टम पर बेस्ड थे। तो अब अगर 2006 के बाद से नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए, ठीक है। क्यों चेंज होने चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी के जो आइडल्स है, जो प्रिंसिपल है, वो मोनार्कियल सिस्टम के आइडल्स और प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग होंगे। तो दैट मीन्स अब लोगों का डिमांड क्या होना शुरू हो गया कि भाई अब हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी आ गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करो, ठीक है। तो फिर 2006 के बाद ठीक ये लोग तो 2006 के बाद कंट्री में क्या शुरू होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड उठता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लोग डिमांड करना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आप फुटबॉल और क्रिकेट के एग्जाम्पल में देखे थे। फुटबॉल और क्रिकेट के एग्जाम्पल में दोनों ही गेम क्या है? अलग अलग है। फुटबॉल के गेम अलग है, क्रिकेट के गेम अलग है। तो ये दोनों ही गेम एक दूसरे से क्यों अलग है स्टूडेंट्स? क्योंकि फुटबॉल के जो रूल्स है वो क्रिकेट के रूल से क्या है? बिल्कुल अलग है। और यही रूल्स अलग होने के वजह से ये दोनों गेम भी अलग है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से नेपाल के केस में भी क्या था? अब जब सिस्टम चेंज हो रहा है, जब मोनार्कियल सिस्टम से डेमोक्रेसी आ रही है, तो दैट मीन्स क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस भी चेंज होंगे। और रूल्स और रेगुलेशन चेंज होंगे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो चेंज होगा ना। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी तो चेंज होंगे ना, दोनों ही सिस्टम के। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लोग अब प्रोटेस्ट किस चीज के लिए कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कर रहे हैं। और जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि लोग कितने गुस्से में हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन देश में लाने के लिए, ठीक है। अपने देश में स्ट्रगल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बट अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो गई है और समय काफी ज्यादा हो गई है। तो हम अपने सेकंड और थर्ड पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको मेरी इनिशिएटिव भी बहुत अच्छी लगी होगी। और if you are liking my initiative, then please do like, share and subscribe with your loved ones and friends. And thank you so much for watching, guys.